हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे थे, वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, मीन मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें एक छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था। जो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला था उसमें वो जो फ्रीक्वेंसी वाले जो हमने फॉर्मूले देखे थे, जो मैंने वहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था और जो एक्चुअल में फॉर्मूला है, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये क्या है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। In case of frequency distribution, ये वाला जो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे x1 का पावर में लेते हैं, ठीक है, f1। ओके, वहां पे मैंने क्या x1 f1 लिख दिया था, वो x1 के पावर में रहता है, वैसे ही x2 के पावर में रहता है f2। ऐसे करते करते ये xn के पावर में रहता है fn, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पे तो अपना 1 अपॉन ये कैपिटल N तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो नीचे जो मल्टीप्लाई किया था वो मल्टीप्लीकेशन नहीं रहेगा, ये ऊपर के पावर्स में रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक अपना छोटा सा पार्ट यहाँ पे मिस हो गया था, वो देख लेते हैं। यहाँ पे था हमारे पास, जिसको मेरिट्स या डीमेरिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे मीन मीडियन मोड के मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। जैसे क्या है, हमने यहाँ पे सब चीज हमने देख लिया है कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, लेकिन इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नाउ वी आर इन पोजीशन टू रिव्यू ऑफ दिस ऑफ द सो फार एज द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर कंसर्न। हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देख पाएंगे अब हमने जैसे पूरा जैसे जान लिया है, तो ठीक है। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली इज द अरिथमेटिक मीन, ये अब क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, यूजुअली वो अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन अपने नोट्स के हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब यहाँ पे मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिजिडली डिफाइंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इजी टू कॉम्प्रीहेंड, सिंपल टू कैलकुलेट एंड एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। एक एक चीज समझाऊंगा। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्या लिखा हुआ है अपने को, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस इजी टू कॉम्प्रीहेंड। यहाँ पे दो और है, ठीक है। यहाँ पे है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस इजी टू कॉम्प्रीहेंड। इजी टू कॉम्प्रीहेंड। फिर चौथा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चौथा दिया हुआ है सिंपल टू कैलकुलेट और एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, पांचवा। सिंपल टू कैलकुलेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, पांचवा है एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो एकदम चेंज ना हो, ठीक है,
जो परिस्थिति के साथ जैसे चेंज नहीं होता वो चीज को बोला जाता है रिजिड। ठीक है, यहाँ पे नॉट चेंज, नॉर्मल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, डज नॉट चेंज, यहाँ पे जो डज नॉट चेंज, तो अरिथमेटिक मीन तो रिजिडली डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, उसका मीनिंग जो है उसका मीनिंग वही रहेगा। ओके, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं सबको लेके ही वहां पे अरिथमेटिक मीन निकलता है। इजी, यहाँ पे इजी टू कॉम्प्रीहेंड, इजी टू कॉम्प्रीहेंड का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आसान है समझने में। ओके, ठीक है। सिंपल टू कैलकुलेट जानते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्लस किया और डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स है। एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो, जैसे हमने वो लीनियर इक्वेशन दिया था y, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y मीन इज इक्वल्स टू a प्लस b x मीन। ओके, सो ये क्या है, एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। ओके, सो यहाँ पे मीन के मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ पे ये है। मीन स्टेबल एंड हाईली रिलायबल एवरेज। However, AM has one drawback in the sense that it is very much affected by sampling fluctuations. देखिए ये भी अपने को क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, मीन स्टेबल एंड हाईली रिलायबल एवरेज। However, AM has one drawback in the sense that it is very much affected by sampling fluctuation. In case of frequency distribution, mean cannot be advocated for open-end classification. यहाँ पे इसको ले लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है और क्या मेरिट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेबल एंड हाईली रिलायबल एवरेज। ठीक है, इट इज स्टेबल एंड हाईली रिलायबल एवरेज। स्टेबल एंड हाईली रिलायबल है। ओके, ये तो समझ पा रहे होंगे, ये ज़्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर एक ड्रॉबैक दिया हुआ है, ड्रॉबैक क्या है, इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर अपन यहाँ पे अलग अलग सैंपल्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जितने हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सैंपल्स लेंगे उतने ही मीन का वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे सैंपल्स चेंज होंगे, ठीक है, मीन का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीन भी चेंज होते जाता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सैंपल फ्लक्चुएशंस के से। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ये एक्सट्रीम वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें फ़र्क पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम इसका मीन निकाल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अचानक से यहाँ पे मैं 10,000 डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही है, 10,000 डाल दिया तो यहाँ पे मीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर और नीचे के वैल्यूज है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अलग टाइप के वैल्यूज है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसको। ठीक है, मीन को यहाँ पे इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैनॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कैनॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, कैनॉट बी कैलकुलेटेड बोल सकते हैं, कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया लेस देन 10, फिर यहाँ 10 to 20, फिर यहाँ पे लिख दिया मैं 20 to 30, फिर यहाँ पे मोर देन 30। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, अरिथमेटिक मीन। ऐसे केस में हम AM कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, AM कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अपने को यहाँ पे मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके, यहाँ पे अपने को मिड वैल्यू निकालना पड़ता है अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस केस में तो यहाँ पे मिड वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ पे हम मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे मीन भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो जैसे अगर ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे
यहाँ पे जैसे ये बिलो 10 दिया हुआ तो बिलो 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं तक भी जा सकता है। अबाव 30 कितना भी हो सकता है, ये कहीं पे भी जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको है मीडियन। मीडियन का देख लेते हैं। यहाँ पे मीन का देख लिया, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मीडियन का। मीडियन भी क्या दिया हुआ है, मीडियन भी है रिजिडली डिफाइंड। सबसे पहला चीज तो यही है, रिजिडली डिफाइंड का मतलब समझ गए। यहाँ पे मीडियन कैसे है, हाँ, मीडियन को ही बोला गया है कि वो जो मिडिल वैल्यू ही होगा, ठीक है। अगर जैसे इवन है तो इवन में जैसे अगर दो मिडिल वैल्यू है तो फिर उन दोनों के बीच का एवरेज। ओके, तो ये रिजिडली डिफाइंड है। एंड इजी टू कॉम्प्रीहेंड एंड कंप्यूट, यहाँ पे भी वही है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, हम इजीली निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको भी कैलकुलेटर में ही निकाल सकते हैं, इजी टू कॉम्प्रीहेंड एंड कंप्यूट, और यहाँ पे समझना भी इसको आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे पहले लिख लेते, ये देखिए ये हाईलाइट कर लेते हैं, बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं है, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं है, इसको खाली बस बीच के वैल्यू से फर्क पड़ता है, ठीक है, ये तो समझ में आता है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसको खाली ये बीच के वैल्यू से ही फर्क पड़ता है। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो इसको क्या है, इसको खाली बस यहाँ पे ये 4 से फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको बाकी आजू बाजू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे एंड डज नॉट अलाउ इटसेल्फ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एंड डज नॉट अलाउ इटसेल्फ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जैसे हम मीन में क्या करते थे, यहाँ पे एवरेज निकालते थे, लेकिन यहाँ पे इसको उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता अपने आप को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये अलाउ नहीं करता। ओके, यहाँ पे ये सारे चीजों से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, does not allow itself to mathematical treatment। okay, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, however median is not much affected by sampling fluctuations, ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अगर जैसे ऊपर के वैल्यू अगर एकदम जैसे एकदम से जैसे चेंज हो गए, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे लिखते हैं नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस। ओके, जैसे यहाँ पे हमने लिया 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 और ये 7 के जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10,000, अगर मैं यहाँ पे 10,000 ले लेता हूँ तो भी क्या है, तो भी यहाँ पे मीडियन 4 ही आएगा, इसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 10,000 है। ओके, तो यहाँ पे नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ओके, and it is the most appropriate measure for central tendency for an open end classification। अगर open end classification है तो ये most appropriate है, यहाँ पे it is most appropriate for open end classification, क्योंकि इसमें खाली अपने को मिडिल वैल्यू से फर्क पड़ता है, ठीक है, आगे पीछे क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ खाली मिडिल वैल्यू से फर्क पड़ता है। ओके, यहाँ पे ये है इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अरिथमेटिक मीन दैट इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, हमने देख लिया
एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे अगर लास्ट का वैल्यू एकदम से 10,000 आ गया तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस वी मीन वेरिएशन इन स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट मीन इज द लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैम्पलिंग। इन फैक्ट मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस एज कंपेयर टू AM। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम इज नॉट अफेक्टेड और यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक होगा। ओके ठीक है, यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिखना चाहिए था मीन इज मोर अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक लिख लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे मोड का दिया हुआ है। ठीक है, ऑल्दो मोड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मोस्ट पॉपुलर है, क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे है मोड। ठीक है, मोड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ठीक है, यहाँ पे देर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन्स अनडिफाइंड। जब केसेस वैसे होते हैं जब मोड रिमेन्स अनडिफाइंड। ठीक है, कई बार कैसे भी सैंपल ले लो, कई बार ऐसा हो जाता है मोड सेम आ जाता है। ठीक है, कई बार क्योंकि मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम, जो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज जो वहाँ पे दी होती है वो आता है मोड। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है कि ये अनडिफाइंड ही है। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ रिजिड डेफिनेशन नहीं है। अनलाइक मीन इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसको क्या है, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये लीनियर रिलेशन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर रिलेशन बनाता है, लेकिन इसको कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ता, इसलिए ज़्यादा कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ये भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होगा, क्योंकि हम जैसा जैसा सैंपल लेंगे उस हिसाब से मोड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ठीक है, GM and HM like AM possess some mathematical properties, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि कैलकुलेट किया जाता है वो। ठीक है, उसको भी क्या कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे दे आर रिजिडली डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये रिजिडली डिफाइंड है, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, रिजिडली डिफाइंड आप लोग समझ गए होंगे कि एकदम मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिजिडली डिफाइंड। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ था नेक्स्ट, यहाँ पे एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये चीज भी समझ आ रहा होगा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस है। ओके, सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके ही हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालते हैं। ओके, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। फिर यहाँ पे क्या है, बट दे आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कंप्यूट। ये मुश्किल होता है समझने में। ठीक है, आप लोग को भी समझने में मुश्किल हुआ होगा। ठीक है, आप लोग को भी ये चीज़ समझने में मुश्किल हुआ होगा। तो यहाँ पे तो खाली बस आप लोग वो सोच लीजिए, अगर समझने में मुश्किल जा रहा है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बस वो देख लीजिए। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट है। एंड एज सच हैव लिमिटेड एप्लीकेशंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट एंड रेशियोज लाइक सच थिंग। ये पूछेगा एवरेज रेट और रेशियो निकालने के लिए
क्या एप्लीकेशन लगता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है, सच एज टू कैलकुलेट, यहाँ पे एवरेज रेट, रेशियोस, वो सारे चीज कैलकुलेट करने में काम आते हैं। एवरेज रेट एंड रेशियोस, ये सारे चीजों में ही ज्यादा काम आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया डिमेरिट्स और डिमेरिट्स सबके, ठीक है। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, यहाँ पे हमने सबके यहाँ पे मेरिट और डिमेरिट देख लिए हैं, ठीक है। ओके, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे के मेरिट डिमेरिट देख लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। ये जो सेट ए जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज, इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पूरे थ्योरी बेस है, हमने जो पढ़े हैं उससे पूरे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस, ये सेट ए, measures of central tendency for a given set of observations, measures the scatterness of the observation, scatterness मतलब कितना वो वेरी कर रहा है, जैसे ये ऐसे टाइप से, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे ग्राफ है तो ये कितना ऐसे 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 से वेरी करता है, इसको बोलते हैं स्कैटरनेस, ठीक है। तो ये आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सेंट्रल लोकेशन ही निकालते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ऐसा ग्राफ रहता है, यहाँ मैंने बताया था ये ऐसा ग्राफ रहता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो मिडिल वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेंट्रल लोकेशन हो गया, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, while computing the AM for a grouped frequency distribution we assume that the classes are of equal length तो होता ही है क्लासेस, the classes have equal frequency होता है क्या, नहीं, ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, ये चीज तो कंपलसरी है ना, ये चीज मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ता है अगर अपने को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ज्यादा करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना ज्यादा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे देखिए क्लासेस तो नॉर्मली इक्वल लेंथ के ही होते हैं, अगर क्लासेस अगर इक्वल लेंथ के हुए अगर ना भी हुए तो हम क्या है वहां पे हमको तो सिर्फ मिड वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम वहां पे मिड वैल्यू निकाल के अपना अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये तो सही है, ठीक है, मीन इज रिजिडली डिफाइंड। अभी देखा मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, लेकिन ये गलत लग रहा है क्योंकि मीन तो अफेक्ट करता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, ठीक है, मीन तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है मीन है, ठीक है, मीन के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, usually median is the best measure of central tendency, usually mode and normally geometric mean is the best measure of central tendency। हमने देखा था सबसे आज जो क्लास स्टार्ट किया सबसे पहला क्या देखा, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओपन एंड के केस में क्या ले सकते हैं सबसे बेस्ट, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं ले सकते, ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट है मीडियन, मीडियन में क्या है सिर्फ मिडिल वैल्यू लिया जाता है, ठीक है, अभी देखा था हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट इफेक्ट, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किसको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज जैसे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या समझते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे दिया हमने 10,000, ठीक है। इससे किसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सबसे कम इसको किससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मीडियन को सबसे कम फर्क पड़ता है, क्योंकि मीडियन से तो अपने को मिडिल वैल्यू निकालना रहता है। ओके, यहाँ भी हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था कि मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 10,000 भी ले लूँ, वहां पे मैं 1 करोड़ भी ले लूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन केस ऑफ एनी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीडियन क्या होता है, जैसे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर ये 7। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 ले ली, यही हम एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। अब ये क्या है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी था n/2th टर्म प्लस यहाँ पे n/2 + 1th टर्म, ऐसा करके फॉर्मूला भी था, ठीक है, डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला भी था। तो यहाँ पे हम 3 + 4/2 ऐसे करके कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, इवन नंबर, एनी ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू। एनी ऑफ द 2 लेते थे क्या, नहीं, वो तो कब लेते थे एनी ऑफ द 2, जब हम वहां पे स्टेप डिविएशन मेथड जब यूज करते थे, तब हम वहां पे अज्यूम्ड मीन एनी ऑफ द 2 लेते थे, ठीक है। ओके, अगर वहां पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, द सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज, यही लिया हमने, सिंपल एवरेज लिया था, सीधा दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लिए, सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। यहाँ पे वेटेड एवरेज भी पूछ रहा है, तो वो वेटेड एवरेज तो है नहीं, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है, अरिथमेटिक मीन, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है, सारों को ऐड किया डिवाइड बाय जितने भी टर्म्स थे। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा है, अरिथमेटिक मीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, अभी हमने देखा कौन सा ज्यादा यूनिकली डिफाइंड नहीं है, मोड, ठीक है, मोड अनडिफाइंड टाइप से है, यहाँ पे कुछ उसका स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। डिफिकल्ट क्या है, हमने तो सारे फॉर्मूलेज भी देख लिए, तो उससे समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें nth रूट निकालना पड़ता है, ठीक है, वो टाइम टेकिंग भी है और डिफिकल्ट भी है। अब क्या है, हमें तो आता है यहाँ पे nth रूट कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, रूट स्क्वायर रूट 12 टाइम्स प्लस 1 फिर डिवाइड बाय, वहां पे सॉरी ऐसा नहीं था क्या था, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर उसके बाद करते थे -1, फिर उसके बाद करते थे डिवाइड बाय द nth n, फिर उसके बाद ऐड 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, इस तरीके से करते थे, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है, मैंने कल यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी बताया है मैंने इंडिसेस के चैप्टर में भी ये चीजें बताई है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए कौन सा मेजर ज्यादा काम का है। अब भी हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को ज्यादातर यूज किया जाता है एवरेज रेट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी काम आएगा, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिक मीन किस केस में काम आता है, जैसे अगर ग्रोथ होता है, हमने क्या देखा था, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ देखा था, ठीक है, कि जैसे अगर अभी जैसे 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो हर साल हम उस पर 10% का ग्रोथ मान के चलेंगे, तो वो क्या है, कंपाउंडिंग वाइज जो ग्रोथ होता है उसमें ज्योमेट्रिक मीन काम आता है, ठीक है। वैसे ही वैसे केसेस में अगर जैसे हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है,
हमको अगर एवरेज स्पीड निकालना है कि 1 किलोमीटर वो पास, जैसे अगर कोई बाइक है, वो कहीं पे वो ट्रेवल कर रहा है, वो जाते टाइम उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया और वापसी में उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पे किलोमीटर्स उतने ही है लेकिन उसने क्या है स्पीड चेंज है, तो उस केस में हार्मोनिक मीन यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। ये आगे जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को ये चीज दिखेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप काम में आता है? तो हमने यही फॉर्मूला देखा था, पहला वाला मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। हमने ये फर्स्ट वाला ही देखा था फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे 12 का ए है आंसर। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर है 12 का ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। वेटेड एवरेजेस आर कंसिडर्ड व्हेन द डेटा आर नॉट क्लासिफाइड। इसको कब कंसिडर किया जाता है? जब डेटा आर नॉट क्लासिफाइड। ऐसा तो कुछ नहीं था। द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं आगे। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऑप्शन समझते हैं। वेटेड एवरेज कब यूज किया जाता है? ठीक है, वेटेड एवरेज कब यूज किया जाता है? जैसे सपोज अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सबको क्या है हम यहाँ पे वेट्स देते हैं। ठीक है, सबको यहाँ पे वेट्स दिया जाता है। वेट्स एक हिसाब से फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, वेट्स एक हिसाब से फ्रीक्वेंसी टाइप का ही होता है। ओके, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे किसी को वेट्स देते हैं, सपोज यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, यहाँ पे 15, इसको 2 का वेट देना है, यहाँ पे 20 है, इसको 1 का वेट देना है, यहाँ पे 30 है, इसको भी 2 का वेट देना है। ठीक है, इस तरीके से वेट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कब काम आता है? यहाँ पे क्या लिखा है? द डेटा आर नॉट क्लासिफाइड। ऐसा तो नहीं है, डेटा तो क्लासिफाई किया गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे डेटा तो क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इसको बोला जा रहा है डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ना हो, ये हो भी सकता है। 15 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसा ये हो भी सकता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसा तो होगा ही नहीं, जब भी वेटेड एवरेज निकालेंगे सारे इक्वल इंपॉर्टेंस ही होंगे। हो सकता है इसका वेट्स अलग अलग हो लेकिन इंपॉर्टेंस तो इक्वल ही है। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल वेट्स में फर्क है। इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल वेट्स में फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। जब ए और सी ही गलत है तो डी तो ऑप्शन गलत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वेटेड एवरेज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे वेटेड एवरेज सिर्फ किस केस में होता है। यहाँ पे वेटेड एवरेज कब कंसीडर करेंगे, इस केस में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड्स फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस के केस में यहाँ पे कौन सा वैल्यू होल्ड करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सपोज यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे अपन नंबर ले लेते हैं 1 और 3 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर है 1 and 3। यहाँ पे ज़्यादा नंबर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं मैं 1 और 8 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 और 8 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो 1 + 8/2, 9/2 4.5। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा 1 + 8 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, ओके। हार्मोनिक मीन निकालूंगा यहाँ पे
नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो 1 अपॉन, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है ना, 2 वैल्यूज है। ओके, सो यहाँ पे 2 अपॉन ये 1 बाय क्या 1 प्लस ये 1 बाय क्या है यहाँ पे 8। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 अपॉन ये 8 प्लस 1 अपॉन 8 और यहाँ पे ये 2 इंटू 8 अपॉन ये 9, इसको सॉल्व करें तो ये 16 अपॉन 9 क्या आएगा हमारे पास, ये कुछ 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे 9 इंटू 6 1.6 ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ओके, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बड़ा है सबसे, ठीक है, उससे छोटा है ज्योमेट्रिक मीन और उससे छोटा है यहाँ पे हार्मोनिक मीन। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन दिया। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अगर जैसे अगर सेम नंबर रहते तो हमारा ये सेटिस्फाई करता यहाँ पे। ठीक है, am इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंड सेम बोला जाता, अगर दोनों चीज बोला जाता है तो। ठीक है, हमने क्या देखा था, ये भी होता है, लेकिन ये कब होता है, जब जैसे सेम ऑब्जर्वेशन, अगर वहां पे सिर्फ 1 1 होता, अगर 1 1 अगर होता, ठीक है, 1 1 होता तो am इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम ऐसा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा हुआ अलग अलग, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हेन अ फर्म रजिस्टर्ड बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड, किसको नहीं ले सकते, जब दोनों, जब प्रॉफिट और जब लॉस हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था यहाँ पे, अभी मैंने समझाया था कि ज्योमेट्रिक मीन किस केस में लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, अगर प्रॉफिट और लॉस हुआ, सपोज यहाँ पे -10 का लॉस हो गया, फिर यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास -2 का लॉस हो गया, फिर यहाँ पे 15 का प्रॉफिट हो गया, इस केस में अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अरिथमेटिक मीन हम यहाँ पे ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम उसको अरेंज कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और हम यहाँ पे मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मोड भी निकाल सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे फिर से यहाँ पे 10 का प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे हम मोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। ज्योमेट्रिक मीन क्यों नहीं निकाल सकते, ज्योमेट्रिक मीन में मैंने क्या बताया था कि एक ग्रोथ पैटर्न रहता है। ठीक है, एक क्या है, ग्रोथ या फिर डाउनवर्ड जो अपवर्ड ऐसे पैटर्न रहता है, जैसे हमने कंपाउंडिंग टाइप का देखा, ये एक कंपाउंडिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, ओके, ये एक कंपाउंडिंग टाइप का रहेगा, तो ये क्या है, ये मोस्टली पॉजिटिव वैल्यूज में ही रहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, मोस्टली पॉजिटिव वैल्यूज में ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है, ये मोस्टली पॉजिटिव वैल्यूज में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जब जैसे ये नेगेटिव वैल्यूज आ गए लॉसेस, तो उस केस में हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके, सपोज जैसे यहाँ पे इस केस में ज्योमेट्रिक मीन कैसे नहीं निकाल सकते, सपोज यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, ये 5 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं -10 इंटू 10 इंटू -2 इंटू यहाँ पे 15 इंटू, और सपोज यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी -10 आ गया, सपोज यहाँ पे -10 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे -10, और मैं यहाँ पे इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा। ठीक है, 1 अपॉन ये 5 5th रूट, ये क्या आ जाएगा, ये मेरा ये नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव नंबर आएगा। ओके, और कई बार क्या होता है, कई बार नेगेटिव नंबर का रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता, ये चीज आप जान रहे हैं, कई बार नेगेटिव नंबर का रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे कई बार जैसे अगर सपोज यहाँ पे पावर 2 आ जाता, अगर यहाँ पे मेरा पावर 2 आ जाता, ठीक है, तो मैं नेगेटिव नंबर का मैं रूट निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता। सपोज यहाँ पे मेरा -10 और यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -100 का पावर 1/2। मैं नेगेटिव नंबर का रूट निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकता, -100 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं आएगा। ओके,
ठीक है। यहाँ पे पावर 5 है तो आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे इवन नंबर हो तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, ठीक है। हमने क्या देखा था इससे पहले, हम यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर वाला रूट हम यहाँ पे देख चुके हैं इसके पहले के चैप्टर्स में, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का हम यहाँ पे रूट नहीं निकाल सकते। ओके, नेगेटिव नंबर का ऑड नंबर रूट निकाल सकते, लेकिन इवन नंबर रूट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं कंसीडर कर सकते जहाँ पे प्रॉफिट और लॉसेस दोनों। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंसीडर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू, सिंपल क्वेश्चन है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग। अब हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में कि ऑगिव्स जो होते हैं, ओजाइव्स बोलते हैं या ऑगिव्स बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, उससे हम यहाँ पे मीडियन निकाल सकते हैं। हमने देखा था जैसे ये ओजाइव्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ये मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीच का जो वैल्यू आता है यहाँ से हम निकाल सकते हैं मीडियन, ठीक है। ओके, यहाँ से हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो हम ये ओजाइव्स से हम यहाँ पे क्वार्टाइल्स भी निकाल सकेंगे। ओके, हम इससे यहाँ पे क्वार्टाइल्स भी निकाल सकेंगे। ये एक हिसाब से Q2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इससे क्वार्टाइल्स भी निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे अगर ग्राफिकली अगर अपने को क्वार्टाइल्स निकालना है तो ऑजाइव काम आएगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोसेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किस में है? तीनों में है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सेटिस्फाइज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? हमने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 19 देख लेते हैं। हमने देखा था y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो ये अपना आ गया लीनियर रिलेशनशिप। ओके, ये लीनियर रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। ओके, ये हमारा आ गया था लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कैसे निकाल सकते हैं, नहीं, कौन कौन सा चीजें ये यहाँ पे सेटिस्फाई करता है लीनियर रिलेशनशिप को। तो हमने देखा था y मीन इज इक्वल्स टू a प्लस, सॉरी यहाँ पे मीन को बार में लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिखा जाता था y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार, ऐसा होता था, ठीक है। y मीडियन इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मीडियन, ऐसा भी होता था। ओके, y मोड इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मोड, ऐसा भी होता था। ओके, ठीक है, ये क्या इस तरीके से भी होता था। तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे मीन, यहाँ पे ये मीडियन और यहाँ पे ये मोड, ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, which of the following measures of central tendency is based on only 50% of central values। मतलब सेंट्रल वैल्यूज के 50% पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी बेस है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी जो बीच के वैल्यूज के 50% के बेस में है। तो यहाँ पे तो सिंपल है, ये अपना मीडियन है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो ये बीच के वैल्यू के, ये सेंट्रल वैल्यूज के यहाँ पे क्या लिखा है, 50% पे बेस है। तो ये बीच का वैल्यू का हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे आ जाता है यहाँ पे मीडियन। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा मीडियन। ओके, सो आज हम यहीं तक रखते हैं, सेट ए तक। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर जो सेट बी के हैं और सेट सी के, दोनों के हम साथ में देख लेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।